नमस्कार दोस्तों, सीटेट की हॉट क्वेश्चन सीरीज में ये अगला चैप्टर है। इस चीज़ को हम लोग पूरा देखेंगे ताकि चीज़ें और समझ में आए। ये बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये हॉट 10 क्वेश्चंस हैं। इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शिक्षार्थी की वाचन कौशल संप्रेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य कौन सा है। कहने का मतलब यह है संप्रेषणात्मक मतलब कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल की, आप किसी से बात करते हैं, आप किसी को कितना अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी बातों से, लगे कि हाँ यार बोलता बढ़िया है बंदा। तो इस चीज़ को लेकर के आप क्या कह सकते हैं, किस तरीके से आप एक शिक्षक होने के नाते एक अपने स्टूडेंट में देखेंगे कि उसके पास ये सारी काबिलियत है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, एक वक्तव्य दे देंगे उसको। ठीक है, एक एक वक्तव्य दे देंगे कि ठीक है इस स्थिति में कुछ लिखो। तो यार लिखना मतलब कैसे पॉसिबल ही नहीं है। जब आपको बोलने स्किल कैसे पता चलेगी, बोलने वाली, लिखने से तो नहीं पता चलेगी। आपने देखा होगा बहुत अच्छे लेखक हैं लेकिन बोलने नहीं आता उनको। मतलब कि बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि पूछो मत, किसी को भी बुरा लग जाए। तो वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। ठीक है, किसी दृश्य का वर्णन करना, किसी दृश्य का वर्णन करने से खेल के किसी दृश्य का वर्णन कर देने से आपकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे होगी। जैसे कि मान के चलो सचिन ने क्या पारी खेली, बढ़िया पारी खेली, बस ये था ना कि उसको थोड़ा सा और तेज खेलना चाहिए था ताकि और अच्छा स्कोर कर सके। तो इसमें हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी श्रवण सामग्री को सुनना और इस पर प्रतिक्रिया देना। जैसे कि फेरी वाला आया कि हर एक माल 10 रुपया, हर एक माल 10 रुपया, और आप अपने घर में बैठ के बोले यार हर एक माल 10 रुपया देते तो हैं लेकिन क्वालिटी बहुत खराब होती है। तो इसमें हमने कम्युनिकेशन स्किल क्या देखा, कुछ देखा, कुछ भी नहीं देखा। रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। कहने का मतलब यहाँ पर है कि रोल प्ले में, जैसे कि आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप एक क्या हो, इंटरव्यूअर हो। और एक इंटरव्यूअर जब एक इंटरव्यूअर जो होता है वो जाता है तो क्या करता है, वहाँ पर अपना रोल प्ले करता है इस इंटरव्यूअर का। अब वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं अभिनय देखने को मिलता है और वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। रोल प्ले करना, फेरी वाले की आवाज़ निकालना और किसी चीज़ का अभिनय करना, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाथ और आंख का समन्वय किस कौशल के विकास को बढ़ावा देगा। अब हाथ है और आंख है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये जो समन्वय है, एक दूसरे को कंट्रोल करने की क्षमता है, इस कौशल को विकास को बढ़ावा देने का काम किसका होता है। फटाफट आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन चलिए, सुनने से हाथ और आँखों का कोई कनेक्शन नहीं है, बोलने से नहीं है, पढ़ने से नहीं है। सिंपल सी बात है, आप देखोगे और हाथ से लिखोगे, हस्तलेखन जो है ये कॉम्बिनेशन ये है। अगर आप देखते हो, आप अपने पीछे या फिर दूसरी डेस्क पर देखने की कोशिश कर रहे हो तो आप कॉपी पर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो और या फिर आप अगर कॉपी पर लिख रहे हो तो दूसरे डेस्क पे क्या हो रहा है आप ये नहीं देख सकते। ठीक है, तो हाथ और आंखों का कॉम्बिनेशन जो है वो हस्तलेखन में आपको देखने को मिलता है और इसी से ये कॉम्बिनेशन जो है बढ़ेगा। अगर लिखना आप सीख लोगे तो आंख और हाथ का कॉम्बिनेशन बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना सीख जाओगे। तो ये सवाल पूछा जाता है। शायद ही ऐसा कोई शिफ्ट हो जहाँ पर ये भाषा अर्जन क्षमता से सवाल ना पूछा गया हो। तो नॉन चौमस्की 1 नंबर लूट लो, ये प्रश्न तो पूछा ही जाना है। भाषा अर्जन क्षमता को लेकर के चौमस्की साहब कहते हैं कि बच्चों के अंदर एक LAD पाया जाता है जो कि अपने आप एक्टिवेट होता है। इसमें कोई मेमोरी नहीं है कि 1 TB 500 GB 1 GB, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, उसमें कुछ भी ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर ऑटोमेटिक डिवाइस है। ठीक है, और वो डिवाइस उसको भाषा सीखने में मदद करती है, भाषा को अर्जित करने में मदद करती है। तो बस सिंपल सी चीज़ ये जान लीजिए, LAD के बारे में बताते हैं नॉन चॉम्स्की। स्किनर बताते हैं कि पुनर्बलन के बारे में। ठीक है, पियाजे बताते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। और ये कहते हैं कि मैच्योरेशन से, मतलब कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा वैसे वैसे उसकी बुद्धि जो होगी वो मैच्योर होगी। बाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं। कहते हैं समाज में जब बच्चा जाएगा तो उसका ग्रोथ उतना होगा, ना कि बड़े होने से। अगर बड़ा हो जाता है बच्चा और उसको घर में बिठाए रखो और 10 साल 12 साल का कर दो और उसके बाद उसको बाहर निकालो तो वो क्या कहेगा, यहाँ पर कोई मंदिर हुआ करता था, ऐसा नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो निकला ही नहीं, उसको पता कैसे चलेगा। समाज में रहकर ही बच्चे का दिमाग विकसित होता है। बाइगोत्स्की कहते हैं कि उम्र के साथ आप समाज में आपका ग्रोथ होगा, और पियाजे कहते हैं कि उम्र के साथ आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब देखोगे तो इन तीनों से मिलाकर के 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसमें कोहलबर्ग को डाल दिया जाए तो 11 क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी कभी पियाजे से प्रश्न पूछता है लेकिन वो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे नए क्वेश्चन।
जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म के अलग महत्व हैं। इसका वनस्पति नाम ऑसिमम सैंक्टम है। इसका नाम क्या है? ठीक है, तो वनस्पति नाम तो आपको देखने को मिल गया, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और इसका ओरिजिनल नाम क्या है? तो गूलर का फूल नहीं है, तुलसी है, रोजमेरी नहीं है, अजवाइन। अब एक है तुलसी, तो बाकी तो ज़रूरत ही नहीं है। जड़ी बूटी जो है आपको पता है, तुलसी के बारे में बोला जाता है सर्दी जुकाम कुछ भी हो जाए, लाल चाय बनाओ मीठे वाली, और उसमें तुलसी का पत्ता डाल दो, एकदम काढ़ा जैसा, आप फ्रेश हो जाओगे। तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, इसीलिए इसको जड़ी बूटी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और इसका अपमान करना वर्जित है। तो चलिए, झूम खेती से भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। झूम खेती क्या है? लंबे अंतराल पर होती है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, मिजोरम जैसे स्टेट्स में, यहाँ पर असम में, यहाँ पर होती है। लंबे अंतराल पर होती है, लगभग 6 साल 8 साल के बाद होती है। जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उसमें आग लगा दी जाती है, उसको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद जो वहाँ पर जले हुए चीज़ें होती हैं उसको हटा करके, ठीक है, इसमें खुदाई नहीं की जाती है, बस उसको साफ करके वहीं पर बीज को छींट दिया जाता है। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। पेड़ पौधे को जला करके ये रूप दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो आंसर नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। झूम खेती इसी तरीके से की जाती है। और झूम खेती का जो फसल कटता है उसके बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कि मिजोरम में चिराव हो गया, असम में बिहू हो गया, ठीक है, सत्रिया हो गया। तो ये फसलों के कटने के बाद आपको देखने को मिलेगा ये सब त्यौहार, ये जो नृत्य है वो त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बरगद से भी एक सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। तो बरगद के वृक्षों में पाए जाने वाले कौन से लक्षण है? ये ऊपर 5 लक्षण लिखे हुए हैं, इसमें से कौन कौन से लक्षण बरगद के हैं, नहीं है, इस चीज़ के बारे में बात करनी है। वीडियो को पॉज करके खुद भी कोशिश कीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा दोस्त, कंजूसी ना करो, लाइक तो प्लीज़ कर ही देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अच्छे कंटेंट आप देख सको। रेगुलर बेसिस पे इस पर कंटेंट आएगा, और यहाँ पर यकीन मानिएगा जितने वीडियोज़ मैंने डाल दिए उन वीडियोज़ को देख करके आप सीटेट के एग्जामिनेशन में बैठना, आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेंगे, मज़ा आएगा। फिर आकर के आप बोलोगे कि वाकई में सर मजा आ गया। तो इसलिए गुरुदक्षिणा ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। बिल्कुल सही बात है, जड़ें होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कैसा दिखता है बरगद का पेड़। तो आप देख सकते हैं ये है आपका बरगद का पेड़। अब देखेंगे ये जो डालियां जा रही है ना, ये डालियां नहीं, इसको डाला बोला जा सकता है, डाला जा रहा है पूरा डालिया। उसमें अब नीचे देखोगे, नीचे चला गया, तो आपको लगेगा कि ये जड़ है। ठीक है, आप पूरा देख सकते हो, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, और देखा भी होगा तो पेड़ का नाम नहीं पता होगा तो इस चीज़ को देखिए। गांव में इसको बोला जाता है, इस पर भूत भी बैठते हैं रात को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी बचना है, इसके पास रात में ना जाए, क्योंकि बहुत विशाल पेड़ होता है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी जानना है कि भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है, भारतीय राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, वो है बरगद। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आप देखोगे तो ये जो है ना, ये अंदर से निकल जाती हैं शाखाएं, ये जो निकलती हैं अंदर से, ये इसकी जड़ें हैं। जड़ें अंदर जाती हैं फिर बाहर निकल जाती हैं एकदम मजबूत शाखा के तरीके से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है। जड़ों की लंबाई वृक्ष की लंबाई की लगभग 30 गुनी है। तो वृक्ष तो इतना बड़ा है, उससे 30 गुना तो पाताल आ जाएगा, तो उतना नहीं होता है, आप याद रखेंगे। 30 गुना जो आप देखोगे, 30 गुना जो है रेगिस्तानी ओक के बारे में बात की जा रही है। तो रेगिस्तानी जो ओक है ना, वो 30 गुना नीचे चली जाती हैं, उसकी जो लंबाई होती है 10 मीटर, और 30 गुना नीचे उसकी जड़ें चली जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना, बिल्कुल बात है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जड़ें हैं ये खंभे के जैसे इसको सहारा दे रही हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो ये खंभे का जैसा सहारा देती हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है खाद्य सामग्री का भंडारण, तो ये नहीं होता है। आप देखोगे रेगिस्तानी ओक में जल का भंडारण जल का भंडारण किया जाता है ताकि उसमें पाइप से पिया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा, पाइप से पिया भी जाता है, या फिर वहाँ पर पानी की दिक्कत होती है तो जल का भंडारण करता है रेगिस्तानी ओक। लेकिन ये वृक्ष जो है बरगद का, ये भंडारण नहीं करता है। लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, तो बिल्कुल सही बात है। जड़ें जो लटकती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, वो फिर से ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। तो याद रखिएगा ये भी सही है। तो आपका क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, ए, सी और ई। ठीक है, तो ए, सी और ई, तो ए और सी, ई कहाँ, ये है। ठीक है, चलिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर की तीसरी अवस्था पारंपरिक नैतिकता को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे दूसरे स्तर की तीसरी अवस्था। ठीक है,
तो सेकेंड लेवल का थर्ड स्टेज के बारे में बात की जा रही है। उनके आपको पता है 3 स्टेज हैं, 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेज़ हैं, ठीक है। हर एक लेवल में 2 स्टेजेज़ हैं। तो तीसरी जो स्टेज है उनकी क्या कहती है, तो याद रखिएगा वो जो स्टेज है वो अच्छा लड़का और अच्छे लड़की के बारे में बात करती है। कहने का मतलब है कि इस एज में जो है बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, ताकि माता पिता क्या करें, उनको रिवार्ड दें, उनसे इम्प्रेस हो जाए। तो उस उम्र में जो है लड़के क्या करते हैं, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की देखने की कोशिश करते हैं। बाकी हम लोग कोहल वर्ग के बारे में बात कर चुके हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के चैनल पर पड़ी है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, इनमें से कौन सा पूर्ण आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तो आनुवंशिकी, हेरिडिटी, जेनेटिक की बात की जा रही है। तो जेनेटिक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या पूर्व निर्धारित है, मतलब पहले से क्या निर्धारित है। आपको अभी पता है कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, पहले से कुछ भी तय नहीं है। आपको ये तक नहीं पता है कि अगले घंटे क्या हो जाए, अगले घंटे छोड़िए अगले मिनट क्या हो जाए, आपको पता है नहीं। लेकिन जब आपकी जो संतान होगी उसके बारे में आपको पता है कि आपकी आंखें अगर काली हैं तो आपके बच्चे की आंखें भी काली होंगी, ये चीज़ फिक्स है। तो आनुवंशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित क्या है, आंखों का रंग याद रखिएगा। वो कैसे मित्रता के साथ रह, कैसे मित्र होंगे, कैसे संगत होगी, ये नहीं पता है कभी भी, ठीक है। कितनी भी अच्छी स्कूल में डाल लो, बिगड़ना है तो बिगड़ ही जाएगा, ठीक है। शैक्षिक सफलता इस पहले से निर्धारित नहीं की जा सकती। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हो जाएं, ठीक है, आप शिक्षक बन ही जाएं, ये कभी ज़रूरी नहीं है। 100% कभी भी श्योर नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। शिक्षा में रुचि, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी शिक्षा में रुचि हो सकता है ज़बरदस्ती नौकरी लेने के लिए पढ़े हो, इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा में रुचि पूर्व निर्धारित नहीं है। आंखों का रंग इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक सवाल यहाँ पर ये भी है, छात्रों में भय का भाव क्या है। अधिगम में सुधार लाता है, कुछ नहीं करता। अगर छात्रों के पास डर है तो अधिगम में सुधार नहीं होगा, अधिगम में हानिकारक। बिल्कुल सही बात है। छात्रों में भय है तो वो अधिगम नहीं करेगा, वो डरेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अधिगम के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अपने बच्चे को मार करके डरा करके सोचोगे पढ़ेगा तो नहीं पढ़ सकता वो, ठीक है। अधिगम पर प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। बच्चे जो है पढ़ने से भागेंगे, डरेंगे स्कूल जाने से, इसीलिए मारना नहीं है, डराना नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अधिगम के लिए हानिकारक है, उनको छोड़ दो, वो गलती करेंगे, गलती कर करके अपने आप ही सीख जाते हैं, ठीक है। कहते हैं ना गांव में कि अगर ये लड़का सुधर नहीं रहा, शादी कर दो सुधर जाएगा। कैसे? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, आप गलती करके इंसान सीखता है, तो उस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहें। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो याद रखिएगा, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। टैग वर्ड की वीडियो नहीं देखिए तो देख लीजिए, हॉट 10 की वीडियो नहीं देखिए तो देख लीजिए, ऑलराउंडर नहीं देखिए तो देख लीजिए। इन तीनों को आपने देख लिया तो सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता, इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रतिस्पर्धा, ये भी निगेटिव होता है। रटने की बात को, ये भी नेगेटिव होता है। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया। संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट जो है बच्चों के, उनको महत्व देना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है कि सर इस तरीके से पढ़ाओ, मैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूँ और अगर चीज़ें आपके समझ में आती हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। चीज़ें समझ में आनी चाहिए ना आपको, और वही चीज़ होना चाहिए। एक शिक्षिका को बच्चों के कॉन्सेप्ट, पूर्व ज्ञान को, अनुभव को सराहना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट को भी विकसित कर सकें और सारे बच्चों के सामने लेकर के आएँ। तो यहाँ पर जो है उनके समझ को महत्व देना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।